इंट्रोडक्शन में हम यही बात करेंगे कि ये एक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया था पूरी दुनिया के अंदर। और ये इसकी 4 स्टेजेस थी। मतलब ये इसकी 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई थी टोटल। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनके बारे में भी देखेंगे वो कब कब हुई थी। फिर ये है कि इनके मतलब इनमें अगर कोई फीचर अगर हम अपने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं तो उनमें यही लिखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट आई थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी लोगों की, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी 1760 में और अभी तक ये चलती आ रही है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मरियम वेबस्टर डिफाइन करती है कि एक रैपिड चेंज है इकोनॉमी में। जनरल प्रोडक्शन के जो मेथड्स थे, पहले वो ट्रेडिशनल मेथड यूज होते थे, फिर उसके बाद वो मशीनरी और फिर जो मशीनरी में भी एडवांसमेंट आई और टेक्नोलॉजी की तरफ और डिजिटलाइजेशन की तरफ वो चलती गई। फिर फ्रेडरिक एंजल इसके बारे में कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन है जिसने एक ही टाइम में पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी को चेंज करके रख दिया। सभी सेक्टर्स को ये इम्पैक्ट करने लगे। ये 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं। फर्स्ट स्टार्ट हुई 1760 में और ये खत्म होती है 1850 तक, 50s में। सेकेंड स्टार्ट हुई 1870 में और 1940s तक ये रही। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1947 में और 2000 तक ये चलती है। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 2000 में स्टार्ट हुई और अभी तक ये चलती आ रही है। इनके थोड़े से फीचर्स भी लिखे हुए हैं जो बाकी भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। मतलब ये स्टार्ट हुई 1760 में, ये हमें चीज पता चल गई पहले वाली स्लाइड से। दूसरे में ये देखेंगे कि ये मतलब इसका ओरिजिन कहाँ था। ये ब्रिटिश से स्टार्ट हुई थी और फिर ये पहले उसके बाद फिर ये यूएसए में गई और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में फैल गई। और सबसे पहले मतलब कुछ इसमें ये भी कहते हैं कि कुछ स्टिमुलेंट्स थे जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक प्लेस मिली कि ये डेवलप भी करे और ये फिर एक्सपेंड भी हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पहली दफा मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स यूज किए थे। कैटलिस्ट देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कौन से कैटलिस्ट पहले मौजूद थे। इसको हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुई थी जिसकी वजह से फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। इसमें यही चीज है, इसके मतलब ये जो नीचे पॉइंट्स दिए होंगे यही बातें हो रही हैं ऊपर भी, उसमें यही है कि पहले मतलब ये बर्तानिया से स्टार्ट हुई थी ना, तो बर्तानिया में पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ये है कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे इरिगेशन या फार्मिंग के लिए, वो उनमें भी फिर तब्दीलियां आई, वो भी मॉडर्नाइज होते गए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फिर एक आउटलेट मिला। इसमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करें ना तो ये भी 4 तरह की है, इसके भी 4 फेजेस है। पहली को बोलते हैं न्यू लिथिक रेवोल्यूशन। ये तकरीबन 10,000 बीसी में हुई थी। ये तब ये था कि उससे पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज थी जो मिलके एनिमल्स को हंट करती थी और उसके बाद उनको ही उन पे सरवाइव करती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने एग्रीकल्चर को यूज मतलब ये फार्मिंग वगैरह के मेथड्स यूज करने शुरू कर दिए। फार्मिंग टेक्निक्स इन्वेंट हुई, जैसे कि उन्होंने प्लांटेशन करनी शुरू की और एनिमल्स को उन्होंने फिर रेयर करना शुरू किया। फिर उसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ये तकरीबन जब हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है ना, थोड़ी देर पहले की बात होती है। इसमें यही मतलब 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक ये जाती है। इसमें के न्यू फार्मिंग मेथड इंट्रोड्यूस हुए, आयरन टूल यूज हुए और फिर वही लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग हुई इसमें। उसके बाद ये है कि फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जब ये पैरेलल है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। फिर ये है कि उसमें जो मेथड्स थे इरिगेशन के, वो चेंज हुए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। हाई यील्ड क्रॉप के लिए हाइब्रिड सीड यूज हुए, वैरायटी सीड यूज हुए। उसके बाद मतलब इरिगेशन की जो टेक्निक है जिनमें पानी कम यूज होता है और उनसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उस तरह की टेक्निक्स वगैरह यूज की गई। फिर उसके बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आती है
डिजिटल रेवोल्यूशन आती है, उसमें ये है कि सेंसर्स और ड्रोन्स वगैरह, जीपीएस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को यूज़ किया गया प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, और जो लैंड है जो फर्टाइल नहीं है उसको फर्टाइल बनाने के लिए। अच्छा, अब फिर जो सेकंड पॉइंट था कि बर्तानिया में प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थे, मतलब वहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोयल बहुत ज्यादा यूज होने लगा, तो जाहिर है कि अगर कोयल वहाँ पे होता तो ही तो वो फिर उसको सही से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो सही से चलता। तो उसके अलावा उसके पास और के भी काफी रिजर्व्स मौजूद थे, और हाँ, और आयरन के भी। इसके अलावा वहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, उन्होंने कैनल्स वगैरह बनाई हुई थी, पता है कैनल्स वगैरह बाद में जब वो यहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी इंडिया में, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो एरिगेशन सिस्टम है बड़े सगीर का, वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता था। तो वहाँ पे ये पहले से भी मौजूद थी, तो जिसकी वजह से उनको जो एक्सेस थी दूसरी जगह पे अपनी प्रोडक्टिविटी को पहुंचाने के लिए, जो अपनी प्रोडक्शन है उसको एक मार्केट से दूसरे मार्केट में लेके जाने के लिए, तो उसको उससे बहुत बेनिफिशियल साबित हुई ये चीज। फिर एक्सेस टू मार्केट्स, नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हाँ, तो वहाँ पे डिफरेंट उनके जो साइंटिस्ट थे और वो वहाँ पे वो काम करते थे, और बिजनेसमैन थे जो जिन्होंने हाँ, और जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी ही जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे डेवलपमेंट्स करना शुरू की, जैसे कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया। इसी तरह से दूसरी इन्वेंशंस भी हुई जो जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प की। फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वहाँ पे अच्छा था, स्टेबल था, तो उसने इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, और जो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज थी उनको भी बूस्ट मिला। बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम भी वहाँ पे अच्छा था। मैं फिर एक मिस कर गई। अच्छा, बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम भी वहाँ पे अच्छा था। हाँ, तो मतलब यही था ना कि लोगों को लोन्स वगैरह और इन्वेस्टमेंट मिल जाती थी इजीली, जिसकी वजह से फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ग्रो किया। आगे है इनक्लोजर मूवमेंट। अब ये है कि ये 18 सेंचुरी में हुई थी। इसमें ये है कि पहले जो लोग थे वो कम्युनल लैंड का सिस्टम था, कि जो विलेज में सभी लोग वो पूरे विलेज की जो जमीनें वगैरह होती थी उसको कंट्रोल करते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं था। तो फिर ये हुआ कि इनक्लोजर मूवमेंट आती है 18 सेंचुरी में, जिसकी वजह से लोगों ने फिर अपने जो एरियाज हैं वो सिलेक्ट कर लिए, और वहां पे फेंसिंग वगैरह और बॉर्डर्स वगैरह बनाने शुरू किए, और खुद फार्मिंग करनी शुरू की। तो फिर उनकी प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ी। और फिर ये चीज है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी उस एरा में बर्तानिया का ज्यादा था, जिस वजह से लेबर भी उनको इजीली अवेलेबल था। ये मैंने एक्सेस टू मार्केट्स वाला पॉइंट स्किप किया था। इसमें ये है कि जो बर्तानिया की कॉलोनीज थी पूरी दुनिया में, तो उसको रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाता था उसकी कॉलोनी से, और वो अपनी जो गुड्स थी वो भी इंपोर्ट करता था अपनी कॉलोनीज में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ट्रिगर किया। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें देखें तो ये वही कि हमने पढ़ा है कि ये स्टार्ट हुई थी 1760 में और 1840 तक ये गई थी। इसमें ये था कि जो हम मेथड्स वगैरह यूज करते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चेंज हुए। पहले नॉर्मल ही प्रोडक्शन के मेथड्स इतने मैकेनाइज नहीं थे, लेकिन बाद में मशीनरी वगैरह यूज हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वगैरह भी इनहेंस हुई। अगर इसके फीचर्स में देखें तो ये मतलब ग्लोबल ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी टुवर्ड्स एफिशिएंट एंड स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसमें हम अगर देखेंगे तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ। इसमें इंक्रीज ऑफ वाटर पावर को हमने यूज किया अपनी मशीनों को चलाने के लिए। इसके बाद स्टीम पावर का भी कॉन्सेप्ट आया, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स हुई, जैसे कि कॉटन स्पिनिंग। इसमें यह था कि कॉटन से जल्दी बीज वगैरह उसको निकाले जाते थे और उसको एक अच्छी सारी फॉर्म में लेके आया जाता था।
राइज ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम, फिर इसकी वजह से जो एक फैक्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। अब इसमें उसके फीचर्स बताए हुए हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कोयल इसी में ही यूज हुआ था, बाद में गैस और बाकी सारे जो रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और फिर थर्ड में जाके रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी हमने शिफ्ट किया। फिर ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब पहले भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन थी और उसके बाद भी फिर सेकेंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में एडवांसमेंट आई कि हमने उसमें भी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स हमने यूज किए। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां बनाई इसमें, जो इंजन जैसे वो ट्रेन वगैरह है उसमें कोयल को यूज किया गया। अच्छा, ये कुछ इन्वेंशंस हैं जो उस पीरियड में हुई थी। स्पिनिंग मशीन, स्टीम इंजन बनाया जेम्स वॉट ने, स्टीम बोट बनाई जॉन फिच ने, और रेल रोड बनाया जॉर्ज स्टीफनसन ने। बाईसाइकिल पेरी लेमेंट और टाइपराइटर विलियम बर्ट ने। इसकी डेट्स भी याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ जाती है कुछ चीजें। अब इनके इम्पैक्ट्स देखेंगे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी थी बर्तानिया में। ये जो ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ थी वहां पे, वो उसकी इकोनॉमी ने 1500% ग्रो किया था ये वाले पीरियड, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के दरमियान, सॉरी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड के दरमियान। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले तो ये हुई ना कि डिफरेंट इन्वेंशंस की गई, जैसे जेम्स वॉट का स्टीम इंजन था और उसके अलावा दूसरी भी। उसमें ये था कि इसमें प्रोडक्शन को भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया, फिर उसकी वजह से और भी इन्वेंशंस हुई और इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो गया। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब जो सारा सिस्टम था मैकेनाइज्ड होने लगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होने लगी, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ी भी। जब सारा काम मशीन्स ने करना है तो वो जल्दी जल्दी करने लगी। आपको सेंड किया भाई। अर्बनाइजेशन भी हुई। पहले ये था कि सिर्फ 20% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो तकरीबन 40% लोग शहरों में जाके रहना शुरू हो गए, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी फिर उनको मिलने लगी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अब ये वही बात है कि मतलब इंडस्ट्रीज लगी थी तो वो फिर उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिली थी। एक रिपोर्ट है, शायद मैंने आगे मेंशन की होगी, उसमें ये है कि तकरीबन 2000 कॉटन मिल्स थी पहले, तकरीबन 17th सेंचुरी में। फिर इनका नंबर बढ़ गया 4000 तक, 1850 तक। तो फिर जाहिर है कि अगर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। देन है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के जब जब चीजें एडवांस होने लगी, लोगों के पास रिसोर्सेज, जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी थी लोगों की, तो जाहिर है उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ। उनकी तनख्वाहें बढ़ी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, और मतलब पहले फूड क्राइसिस होता था, लेकिन अब तो फूड जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था मशीन्स के जरिए, तो उसमें सरप्लस भी आ रहा था। वो जो एग्रीकल्चर की फार्मिंग वगैरह थी वो भी एडवांस तरीके से हो रही थी। तो फिर उसके बाद बेटर सैनिटेशन सिस्टम भी था। वाटर पंपिंग पावर्स, मतलब उसमें भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वाटर को पंप किया जाता था जमीन से नीचे, जमीन से ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद इंक्रीज, ये कर दो है ना। हाँ, अभी उसमें इंक्रीज लिटरेसी रेट भी था एक, क्योंकि वहां पे पेपर मशीन की इन्वेंशन भी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों पे जो पढ़ाई, जो तालीम का एक निजाम था वो ज्यादा फैला। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, बताएं जो फिर मशीनें बनाई गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, एडवांस लोकोमोटिव्स बनाए गए, जिसमें वो हम स्टीम बोट्स को नहीं पता, नेवी ब्लू,
हाँ, ट्रेन और घोड़ा गाड़ी इस तरह की चीजें भी बनाई गई। फिर इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब जाहिर है वो जब ट्रेड वगैरह हो रही थी तो वो फिर उन कॉन्सेप्ट आया फ्री ट्रेड का, और जो कैपिटलिस्ट का जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी के जो लेबर वगैरह हायर किए जाने लगे। फिर वो फ्री ट्रेड और इस तरह के जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो भी फिर इमर्ज होने लगे। ये इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये डिस्कस हो गया। राइज इन बिजनेस एंड ट्रेड। अब बिजनेस एक्टिविटीज में भी एक वो भी फैली और ट्रेड भी फैली, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी मैकेनाइजेशन की वजह से, तो फिर ट्रेड भी दूसरे मुल्कों में भी सरप्लस वैल्यूज को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे कि वर्किंग कंडीशंस पुअर थी यूके माइंस में, और उसमें एक उन्होंने एक्ट भी पास किया था। पहले वो 10 घंटों से भी ज्यादा काम लिया जाता था वर्कर से इंडस्ट्रीज में। फिर इस एक्ट के बाद तकरीबन उन्होंने 10 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया हुआ था कि सिर्फ इससे ज्यादा हमने किसी भी वर्कर से काम नहीं ले सकते। और उसके अलावा उनकी सैलरीज भी लो थी, और जो वहां पे पूरी की पूरी सूरत हाल थी वो अच्छी नहीं थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी वहां पे। चाइल्ड लेबर भी वहां पे फिर उसको भी वो भी फिर बड़ा उसका भी स्कोप। तो उसमें 5 साल के बच्चे भी लोग उसमें वहां पे बेचने लगे। फिर उनकी एक्सप्लॉइटेशंस भी होती थी, और वहां पे जब बड़े लोगों के लिए भी अच्छी कंडीशन नहीं थी तो बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। फिर इसमें ये हम ऐड कर सकते हैं कि जो फैक्ट्री एक्ट पास किया था फिर यूके ने 1833 में, तो उसमें यही था कि चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ था और उनके लिए एक मिनिमम एज सेट की थी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब जो फैक्ट्रीज इनिशियली लगी थी उनमें कोई उनके जो डिस्पोजल का कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। वो ऐसे ही रिवर्स और जो उसके पास वाले एरियाज थे वहां पे वो डिस्पोज कर दिया करते थे, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी होती थी। कोई फिल्टर्स वगैरह नहीं लगे होते थे, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन, तभी से ये जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है तो क्लाइमेट चेंज का मसला भी तब से ही ट्रिगर होना शुरू हो गया। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थी, मतलब वो लोग हाथों से चीजें वगैरह बनाते थे और उनको वो सेल करते थे। लेकिन जब मैकेनाइजेशन जब हमने मशीन्स वगैरह को यूज करना शुरू कर दिया तो वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, मतलब खत्म नहीं हुई, उनको बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई। और वहां पे एक मूवमेंट भी शुरू हुई थी। लुडाइट्स बोलते हैं आई गेस उसको। लोगों ने मतलब उसमें ये था कि जो लोग एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन थे या एंटी मैकेनाइजेशन थे उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करने शुरू किए और चीजों को, जो मशीन्स को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। राइज ऑफ सोशल डिस्पैरिटीज। अब जिन लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, जो मशीन्स वगैरह बना रहे थे, तो उनके पास वो ज्यादा रिच होने लगे, और दूसरे जो वहां पे काम करते थे और बुरी कंडीशन में काम करते थे तो वो गरीब होना शुरू हो गए। फिर वही चीजें कि एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ी उनकी, तो इस वजह से सोशल डिस्पैरिटीज होने लगी। अगर वहां पे तकरीबन 10% रिच कंट्रोल कर रहे थे सारे रिसोर्सेज को, और 80% पुअर उनके अंडर काम कर रहे थे। शिफ्ट इन प्रोडक्शन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले था कि इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट ये कपड़े के हिसाब से ये अच्छे यहाँ से इनको या ये एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज में। लेकिन जब बरतानिया ने मैकेनाइजेशन की, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन वहां पे आई, तो जो वो कपड़ा बनाते थे तो वो क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छा होता था और वो चीप भी होता था। तो ये जो दूसरी कंट्रीज हैं वो उसको ग्लोबल मार्केट में उसको कंपटीशन नहीं दे सकती। तो इस वजह से वो जो शिफ्ट था चाइना, मिडल ईस्ट और ये बड़े सगीर से उसकी तरफ चला गया, बरतानिया की तरफ। देन एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी।
स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तब वहाँ मौजूद था, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन का काम लिया जाता था, फैक्ट्रीज में लेबर का भी काम लिया जाता था, वो स्लेव से लिया जाता था। तो इस तरह से वो फिर उसने इसमें इस चीज को उसने बूस्ट किया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनीज, तो जाहिर है वो जो रॉ मटेरियल लेते थे वो वहां से सस्ता उनको मिल जाता था, और जो वो प्रोडक्शन और जो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वहां पे बेचते थे तो वो उनको महंगी बेचते थे। तो इस वजह से तो उनकी और जबरदस्ती भी देते होते थे, तो इस वजह से उनकी एक्सप्लॉइटेशन हुई थी कॉलोनीज की। ये सारे फिगर्स हैं जो मैंने बीच बीच में थोड़े बहुत मैंने बताए भी हैं, तो आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब ये है ना कि पहले यूरोप का शेयर इतना 23.2% था, और फिर 18वीं सदी में, सॉरी 20वीं सदी में ये 62.0 हो गया। ये वो रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि लोगों ने मशीनों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, उसके बाद फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। इसमें ये है कि इसको टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी भी होती है, स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है, मैस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक फैलती है, और इसमें यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन लाइन। ये जो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, इसमें ये है कि जो प्रोडक्शन वाले सारे प्रोसेस था, जो उसकी असेंबलिंग वगैरह होती थी, तो वो एक मशीन के जरिए होती थी, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल्स भी बड़े थे, क्योंकि आई थिंक इसी में ही टेलीग्राफ, जो फोन वगैरह इन्वेंट हुआ था, जिसकी वजह से फिर कम्युनिकेशन शुरू होना हुई थी दूर दराज के एरियाज में। मैस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, अब स्टील भी एक वाइड वाइड स्केल पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई। के बाद देखते हैं इसके फीचर में पहला ये है कि एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था वो इसी फेज में किया था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना शुरू कर दिया गया। स्टील एंड हैवी इंजीनियरिंग, ये जो स्टील की प्रोडक्शन वो फिर प्रोडक्शन शुरू हुई, वो थी सर हेनरी पर्समर ने शुरू की थी। तो ये मतलब जब वो स्टील की इन्वेंशन हुई तो उसी की वजह से आईफल टावर और कौन सी जगह थी, एक मेरे माइंड में नहीं आ रही, मतलब वो इसी स्टील की वजह से ही वो बनाया गया था। इंटरनल कंबशन इंजन, ये है कि जी गाड़ियों में जो इंजन यूज होता है, जिसमें जो ऑयल के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो चीज है। टेलीकम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई थी, कम्युनिकेशन बढ़ी थी। मैस प्रोडक्शन एंड कंज्यूमरिज्म, जो असेंबली लाइन का यूसेज था, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई थी और कंज्यूमरिज्म भी बढ़ा था। इसमें हम देख लेते हैं कि टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था 1876 में। लाइट बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने 1879 में। इंटरनल कंबशन इंजन निकोलस अगस्त ने 1886 में बनाया था। ऑटोमोबाइल कॉल बेंज ने 1886 में। द रेडियो गिलेर्मो मार्कोनी ने 1895 में बनाया था। सिंथेटिक प्लास्टिक्स लियो बेकलैंड ने बनाया था, 1907। इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट से समहाउ नहीं, बहुत ज्यादा ही मिलते जुलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी। उसमें वही है कि जो फिर इंडोर लाइटनिंग शुरू हुई थी। इंडस्ट्रीज में भी जो लाइट्स का यूजेज हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी थी। फिर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, स्टील प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री थी वो पहले 1 मिलियन प्रोड्यूस करती थी स्टील को, लेकिन जब ये मैकेनाइजेशन हुई तो वो 23 मिलियन टन तक बढ़ गई।
इनहेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब इसमें यही है कि इंटरनल कंबशन इंजन जब बनाया गया था तो फिर ऑटोमोबाइल्स भी बनाई जाने लगी। तो इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि 8000 कार्स थी 1900 में, और जो 20 साल के अरसे में वो 8 मिलियन तक पहुंच गए। मैस प्रोडक्शन हुई, मतलब यूज ऑफ असेंबली लाइन की वजह से जो ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे। जो असेंबली लाइन को पहले इन्वेंट किया था हेनरी फोर्ड ने, तो इस वजह से जो सभी की सभी चीजों में जो प्रोडक्शन थी उनकी बढ़ने लगी। ऑटोमोबाइल्स भी फिर जल्दी से, क्योंकि उनको भी असेंबल किया जाता तो भी फिर जल्दी ही वो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगी तो जाहिर है वो फिर चीजें एक्सपोर्ट भी होने लगी, इंपोर्ट भी होने लगी। कई जगह पे कास्ट उनकी थोड़ी आती थी, कई जगह पे कास्ट उनकी ज्यादा आती थी, तो इस वजह से उन्होंने तो कुछ मुल्कों ने ज्यादा तरजीह दी कि वो एक्सपोर्ट ही कर लिया करें। तो पहले जो ट्रेड थी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वो थी तकरीबन 4.5 बिलियन, और जो बढ़ गई 13.1 बिलियन तक। इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, अब इसमें भी वही चीजें हैं कि जब उनको अच्छी मतलब उनकी लोगों की सैलरीज भी अच्छी हुई, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, तो इस वजह से वो उनकी एक्सेस अच्छी हो गई चीजों के लिए। उनको वो जो कॉटन था ना, वो लास्ट स्लाइड में, वो कॉटन में तकरीबन पहले उसमें कमी आई थी, तकरीबन 90% उसमें कमी आई थी कॉटन के प्राइसेस में। तो इस वजह से जाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ती। इम्प्रूव्ड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर भी आई और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी हुई कि लोग वही चीजें प्रोड्यूस करते थे कि जो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती थी और वो कॉस्ट इफेक्टिव होती थी, और हर एक को एक स्पेशल टास्क ही दिया जाता था। इमर्जेंस ऑफ न्यू वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो फिर ये जब इतनी इंटरडिपेंडेंसी होने लगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगी, ग्लोबल ट्रेड में इजाफा हुआ, तो जाहिर है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही लेके गए, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में भी थोड़ा एडवांसमेंट आई थी इस वजह से। फिर इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेबर एक्सप्लॉयटेशन वैसे ही थी थोड़ी बेहतरी आई थी, लेकिन अभी भी लेबर की जो मजदूरों की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, वो स्ट्राइक्स भी करते थे। फिर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज भी तकरीबन इसी पीरियड में आई थी, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और कम्युनिज्म एक्सेट्रा। और सोशल इनइक्वालिटीज भी बड़ी थी। 1% रिच थे जो कंट्री के 40% रिसोर्सेज या वेल्थ को वो कंट्रोल कर रहे थे। अर्बनाइजेशन चैलेंजेस भी थे, क्योंकि अर्बनाइजेशन अब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही वो शुरू हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, और तो अभी तो फिर वो सेकंड में और भी ज्यादा हुई। तो लेकिन ये था कि ज्यादा लोगों के शहरों की तरफ आने की वजह से वहाँ पे वो ओवर क्राउडेड हो गए प्लेसेस, वहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशंस थी, और डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो फिर और भी मसले सारे पैदा हो गए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं इसके, वही जो मशीनों की वजह से अगर उनके डिस्पोजल का, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इस तरह की सारी चीजें हुई। अब वो कोयल वगैरह भी ज्यादा होने लगा, तो इस वजह से हो सकती है उसको बंद करने की वजह से। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे जैसे कोयल वगैरह, गैस वगैरह, इनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगा। तकरीबन इनकी जो फिगर भूल गया, अच्छा, तो मतलब ये फिर डिप्लीट भी होना शुरू हो गए। और ये चीज थी कि मशीनें मजीद से मजीद मशीनें ही बनाई जा रही थी इनको यूज करते हुए, ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे। ये थोड़े से फिगर्स हैं इस हवाले से, ये भी आप देख लीजिएगा, यही है वो जो मैंने बताए। फिर उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, ये 1947 में शुरू होती है और 2000 तक जाती है। और इसको एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एज भी बोला जाता है। इसमें यही था कि पहले जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी वो मैकेनिकल और एनालॉग टेक्नोलॉजीज थी। तो इसमें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होने लगे।
इसमें ये हो कि जो कंप्यूटर्स वगैरह थे उनको अडॉप्ट किया जाने लगा और रिकॉर्ड कीपिंग जो रिकॉर्ड की कीपिंग सिस्टम थे उनको डिजिटलाइज किया। पहले इसकी एग्जांपल है कि पहले जो क्लॉक यूज हो रही थी वो एनालॉग क्लॉक थी, उसके बाद डिजिटल वॉचेस वगैरह और क्लॉक्स वगैरह बनने लगे। अच्छा, इसमें राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इसका पहला फीचर यही है कि जब कंप्यूटर्स वगैरह बनाए जाने लगे, पहले था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, तो उनको वो सिर्फ वो बहुत ही कम यूज हो रहे थे इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो उसके बाद से तकरीबन 1970s में मिनी कंप्यूटर्स वगैरह यूज होने लगे, जो स्मॉल फैक्ट्रीज में भी उनको फिर यूज होने लगा। 1980s में पर्सनल कंप्यूटर या प्रोफेशनल कंप्यूटर्स बनाए गए और फिर इस वजह से जो डिजिटलाइजेशन थी वो डिजिटलाइजेशन बढ़ी। इंटरनेट और कनेक्टिविटी, इंटरनेट भी इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी पीरियड में इन्वेंट हुआ था और उसको फिर यूज भी किया जाने लगा। इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो पहले भी असेंबली लाइन वगैरह यूज होती थी प्रोडक्शन के लिए, अभी उसका जो स्कोप था वो और इनहेंस हुआ। जो स्टील प्रोडक्शन हो रही थी उसको भी वो भी ज्यादा मतलब वो भी इसी पीरियड में ज्यादा फैली, क्योंकि थोड़ा सा ना ये चीज है कि जो पहले वाली टेक्नोलॉजीज थी ना, इन्वेंशंस थी, वो नेक्स्ट वाली रेवोल्यूशन में वो ज्यादा ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई। ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ी इसमें। इन्वेंशन ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, अब ये भी इन्वेंट हुए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा और टेक्नोलॉजीज बनाई। अब ये यूज होती थी फोटो सेल्स में, एलसीडी में और बायोसेंसर्स में, और इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन के मतलब इसके जरिए कंट्रोल, ये जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल किया का एक मैकेनिज्म उसमें भी यूज किया गया। अच्छा, एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन थी इसमें। इसका एक ये भी चीज थी कि पहले कॉपर वायर यूज होती थी, लेकिन उसके बाद से ऑप्टिकल फाइबर यूज होने लगी। मॉडर्न पब्लिक एक्सचेंज सिस्टम में ब्रॉडकास्टिंग भी बड़ी, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बड़े और स्पेस सैटेलाइट्स भी यूज होने लगी कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा अच्छा, ये इन्वेंशन है। इंटरनेट इन्वेंट हुआ था 1969 में। यहाँ पे एक टीम थी जिन्होंने ये काम किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, टिमर बर्नर्स ली 1988, मोबाइल फोन मार्टिन कॉपर 1973, ई कॉमर्स मिकल एल्ड्रिज 1979, पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर पहले भी था लेकिन ये ज्यादा एडवांस टाइप थी इसकी। क्लाउड कंप्यूटिंग 1960 में। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि जो हमारी जो मतलब जो सर्विस डिफरेंट सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो इंटरनेट के जरिए हो, और जो डाटा स्टोरेज के भी कुछ सिस्टम्स लाए गए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस वजह से मतलब मोबाइल पे ही या इंटरनेट पे ही ये जो डाटा वगैरह स्टोर किया जाता था, जैसे ईमेल हो जाता है, किसी भी जो स्टोरेज का बैकअप भी, फिर उसके बाद ऑडियोज और वीडियो स्ट्रीमिंग भी होती है इससे, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी चीजें फिर इसमें आ जाती है। अच्छा, और जो इसके अलावा ना जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी, रिमोट बैंकिंग भी इसी में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसी रेवोल्यूशन में। इसके एक और चीज है, इसी में ही शुरू इसी में हुई थी लेकिन अभी तक वो यूज हो रही है और उसकी एडवांस एक लेवल पे पहुंच के इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इसमें ये चीज है कि इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं फिजिकल इक्विपमेंट्स की, जैसे मतलब अभी मतलब अगर हम बोलते हैं, किसी भी मशीन को डिक्टेट करते हैं तो वो उसी तरह से वो अमल कर लेती है। मतलब और ये चीजें यूज होती हैं वेदर फोरकास्टिंग में भी, जीपीएस में भी, और बाकी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको एनालाइज करने के लिए।
इसके बाद अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस लें तो कुछ पॉजिटिव्स इम्पैक्ट हैं इसके। फर्स्ट है इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुई थी इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से फिर और इंडस्ट्रीज भी बनी थी, ग्लोबल ट्रेड भी होना शुरू हुई थी, इन्वेस्टमेंट भी मिलती थी न्यू इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो वो फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी थी उनके पास। फिर ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हुआ, क्योंकि ई कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी रेवोल्यूशन में वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी यूज किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें ही यूज होने लगी, तो इसमें एफिशिएंसी और इनोवेशन को इनहेंस किया था। मेडिसिन का फील्ड भी, हेल्थ केयर का सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ इसमें, क्योंकि वो जो हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन यूज होने लगी। टेलीमेडिसिन वो होती है जो हम दूर से ही अपना इलाज करवा रहे होते हैं फोन के जरिए, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करवा रहे होते हैं, डायग्नोसिस भी करवा रहे होते हैं, तो ये जो मोबाइल के जरिए हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। वेयरेबल डिवाइसेस भी आती हैं जिनको हम वेयर करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस, एयरफोन्स और इसी तरह के शूज वगैरह, क्लिप्स वगैरह, इस तरह की और चीजें भी होती है, बेल्ट वगैरह। अच्छा, मेडिसिन में और चीजें भी ये थी कि एक्सरे मशीन्स भी थी, न्यूक्लियर ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया था जो कैंसर का, और जो रेडियोलॉजी भी, ये सारी चीजें फिर इसी में इंट्रोड्यूस हुई थी। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इंटरनेट भी डिस्कवर हो चुका था, तो ये सारी चीजों ने फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी इनहेंस किया, और जो सर्विस ऑनलाइन सर्विसेज थी वो भी शुरू हो गई, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो भी तो ऑनलाइन ही हो रहा था। इसी तरह से डिस्टेंट लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट शायद इसी एरा में आया था। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, अब वही के जो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी हमने बना ली हुई थी, तो इस वजह से और भी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, एफिशिएंसी भी आई। इंक्रीज्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी, अब ये वही चीजें हैं कि इंटरनेट की वजह से। इंट्रोडक्शन टू रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर ग्रेजुअली हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट किए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब एडवांसमेंट आई थी तो हमें विंड टर्बाइन और सोलर पैनल्स ये भी बनाने के लिए फिर हमें मिल गया था आइडिया। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके, जॉब डिस्प्लेसमेंट, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अब इसमें एक रिपोर्ट में ये था कि जो यूएसएसआर का जो फॉल हुआ था, उसमें साइबर सिक्योरिटी का भी कुछ इशू, कोई इन्वॉल्वमेंट थी, उनका सिस्टम शायद कोई हैक हुआ था। डिजिटल डिवाइड भी इसमें आ जाता है कि तकरीबन 40% लोगों को 2021 में भी इंटरनेट की कोई एक्सेस नहीं है, और यहाँ टेक्नोलॉजीज के साथ उनकी कोई इतनी एक्सेस नहीं है, तो इसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड बन गई है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अब बहुत ज्यादा फेक भी और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज में अवेलेबल है, तो मतलब ये फिर ओवरलोड हो जाती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, अब जो हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब उसको डिस्पोज करना है तो वो भी कुछ इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेगी पूरे। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि पहले 1% जो डाटा था वो स्टोर होता था, इंफॉर्मेशन पहले 1% स्टोर होती थी, अब 94% तक हो गई हुई है। फिर उसके बाद सेल फोन सब्सक्राइबर्स भी बढ़े थे, और ये आपने फिर पढ़ लेना। मतलब ये था कि कुछ यहाँ पे ये था कि कुछ एनालॉग टेक्नोलॉजीज का बताया हुआ है जो जिनको डिजिटलाइज किया गया था, यहाँ पे ये सारी उनकी डिटेल है। निष्फा, जी सायरा, समझ आ रही है ना? जी आ रही है। थोड़ा जरा मैं रेस्ट ले लूं। अब्दुल गफ्फार का क्वेश्चन है शायद, तो आप ले लें। इसका उनको बोले ऐसे ही बोल दे, माइक ऑन करके।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप फैक्ट्स और फिगर बीच में बता रहे हैं ना, तो वो इसमें प्रेजेंटेशन में है ना इंक्लूडेड? अब मुझे ना समझ नहीं आ रही, माइक थोड़ा सा दूर करके बोले। हेलो हेलो चलें ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ, आप टाइप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी बस। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इसमें यही थे कि ये कुछ चीजें जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज हुई थी, ये उन्हीं की बेसिस पे इन्वेंट हुई थी, ये उन्हीं की बेसिस पे आई थी और उन्हीं को ही हमने एडवांस किया था। यहाँ पे कुछ इन्वेंशंस भी लिखी हुई हैं, ऑटोनोमस रोबोटिक्स, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, augmentative reality, cyber security, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, इंटरनेट। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम ने बनाया 2010 में। अच्छा, ये जीन एडिटिंग की कोई ये डिवाइस है शायद, तो जेनिफर ने बनाई है, उसके साथ दो और इसकी बंदी, एक ही बंदी थी इसकी। डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल एडवांसमेंट, अब ये भी देख लीजिएगा, इसके नाम पढ़ लीजिएगा, बहुत ही गंदे गंदे नाम है इनके। अच्छा, इसके भी इम्पैक्ट्स जो हैं वो काफी हद तक थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जब पहले की निस्बत ये मजीद हुई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आई, इस वजह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चीजें वगैरह अपने तैयार करवा सकते हैं। अभी तो मतलब सारी की सारी चीजें, अभी एप्स भी हैं, अगर हमें कोई डाइट प्लान भी चाहिए तो वो भी हम कस्टमाइज करवा सकते हैं, बाकी सारी चीजें, ड्रेस कले भी होते हैं। अच्छा, हेल्थ केयर एडवांसमेंट भी आई थी इनमें, वो हम पढ़ेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, वो आगे लिखा हो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जो हमने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करना है, वो जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की ही वजह से हमने शिफ्ट करना है ना, जो विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स हमने यूज करने हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, अब ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो लिटरेसी रेट है वो पहले से भी मजीद बढ़ेगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड स्किल गैप। अब जाहिर है वो जो एजुकेशन है वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही जिस तरह से एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ रही है, क्योंकि क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड है ना, तो इस वजह से हर जगह पे जब वहाँ पे डिजिटल इंटरवेंशंस नहीं हो रही, तो इस वजह से एजुकेशन का म्यार भी वहाँ पे लो ही है। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, इसकी वजह से, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज्यादा हो जाएगी, हर चीज को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, तो वो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ती है इस वजह से, क्योंकि जिन मुल्कों के पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं, और वो मतलब वो चीजें भी वो वही बेचती हैं ना, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, महंगी मशीनरी, महंगी टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती है। एथिकल एंड सोशल चैलेंजेस, अब टेक्नोलॉजी तो हर एक के पास है, मोबाइल फोन, इंटरनेट से एक्सेस भी हर एक के पास है, लेकिन हर एक को उसका पॉजिटिव और एक अच्छा यूज नहीं आ रहा। वायलेशंस हो रही हैं लोगों के प्राइवेसी राइट की भी हो रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टी की भी हो रही हैं, इस तरह से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसके, वही जो टेक्नोलॉजी का डिस्पोजल है और उसको बनाने में भी जो उसमें उसके ड्रॉबैक्स हैं वो भी सारे। डिजिटल डिपेंडेंसी एंड मेंटल हेल्थ, जब हमने इतना ज्यादा डिपेंड करने लग जाना है, और वो भी चीज है कि हम मशीन पे मशीनें बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या फायदा कर ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं फायदा। और मेंटल हेल्थ भी, हम मोबाइल यूज करते हैं, सारा दिन भी हम यूज करते रहते हैं, इस वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। ये सारे कुछ फिगर्स हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 15.7 ट्रिलियन ऐड किया है कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में। इस बाद ग्लोबल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मार्केट वाज वैल्यूड एट 2.12 ट्रिलियन इन 2021 में, और ये जा
सकती है 5 ट्रिलियन तक 2023 में। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और ये मतलब ये जो सेक्टर है ये ग्रो कर सकता है। ग्लोबल टेलीमेडिसिन ये भी वही इसमें भी बताया हुआ है कि ये 2025 तक 130.5 बिलियन डॉलर तक चली जाएगी। ग्लोबल मार्केट फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज अब ये भी 2.5 ट्रिलियन तक है। हम अब इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। 4 यहाँ पे 4 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर यूजिंग सोशल मीडिया विच कैन लीड टू एडिक्शन एंड एंजाइटी। अब वो ज्यादातर लोग कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे होते सोशल मीडिया पे, तो एंजाइटी उनमें बननी है। फिर उसके बाद जो ग्लोबल ई वेस्ट है, इसकी भी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक न्यू रिपोर्ट आल्सो प्रेडिक्ट ग्लोबल ई वेस्ट विल रीच एट 74 मिलियन टन बाय 2023। हाँ, ये बाकी आप देख लीजिए। हाँ, अब कुछ रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए इस हवाले से कि हमने जो बाकी तो चलो गुजर गई है, लेकिन अब जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो वो चल रही है और चलती रहेगी, तो उसके क्या बेनिफिट्स, जो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए कि रिविजिट करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए हमारे लीगल फ्रेमवर्क को, कि उसको फ्लेक्सिबल और अडाप्टेटिव बनाना चाहिए जो न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, और जो उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन करनी चाहिए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरे इलीगल यूज के हवाले से, ये जो इंटरनेट का भी जो मिस यूज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, इन सब के हवाले से अच्छे लॉज बनाने चाहिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है ना, वैसे वैसे हमें उसको अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए हमने लॉज पॉलिसीज वगैरह बनानी चाहिए, क्योंकि और जो ममालिक इसमें ज्यादा आगे हैं उनके साथ हमने कोलैबोरेशन भी करनी चाहिए। आगे वही पॉइंट है, फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो इसमें ये है कि हमें पहले तो जो हमारे इंटरनल कंट्री के अंदर ही जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अकेडमीज हैं, उनमें भी एक रिलेशन क्रिएट करना चाहिए कि वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए भी और उसको यूज करने के लिए भी। फिर उसके बाद जो कंट्रीज एडवांस हैं उनको चाहिए कि वो फाइनेंशियली और टेक्निकली हेल्प करें पुअर कंट्रीज की डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। उसमें ये है कि जो टेक्निकल मतलब ये तब भी है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, और जो बाहर के जो लोग हैं जो मतलब जो ज्यादा टेक्निकल कैपेबिलिटीज रखते हैं उनको अपनी कंट्री में बुला के उनसे हम हेल्प लें। ड्राफ्टिंग रोबस्ट मैकेनिज्म टू डील विद डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए ज्यादा मतलब कोई जो साइबर क्राइम से को डील करने वाले इंस्टीट्यूशन है उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनमें जो ये उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए कि वो इस तरह के क्राइम्स को कंट्रोल भी करे और जो उनको डील भी करे जल्दी, और जो केसेस जो भी हैं वो जल्दी सॉल्व करें। डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है कि इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है उसको इनहेंस करें। अभी सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ 58% था कि 38% था तकरीबन, तो मतलब वो बहुत ही कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत। पाकिस्तान में कई जगह पे तो इंटरनेट चलता ही नहीं है और 4G भी नहीं चलता बिल्कुल भी। हाँ, और इसके अलावा जो ई गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए अच्छी तरह से। प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन, अब जो एजुकेशन जो है उसको जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको वो इनहेंस कराए, शुरू से ही इस तरह का मैकेनिज्म वो बना लें कि बच्चों में ये जो लर्निंग है टेक्नोलॉजी की ये उनमें शुरू से ही हो, उनको पता हो कि किसको कौन सी चीज को किस तरह से यूज करना है। अगर उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं पता होगा तो वो उसका मिस यूज ही करेंगे। इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट एंड अडॉप्टेशन, हाँ, अब इसमें ये भी है कि उसकी असेसमेंट भी, एवेल्युएशन भी करते जाएं कि जो टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके सारे
पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जाएं और उसको जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने के लिए पॉलिसी वगैरह बनाते जाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, अब लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बहुत जरूरत है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरह से यूज करना है और उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। अभी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हमने गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करवानी है तो लोग तो रिलेक्टेंट होते हैं कि वो अपने पुराने प्रोसीजर्स को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते। तो लिहाजा सभी लोगों को इस जो टेक्नोलॉजी का इसके बेनिफिट्स हैं उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए उसके हार्मफुल इम्पैक्ट से। फिर कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे, वैसे पढ़ ही लेते हैं। Conclusively, it can be said without any iota of doubt that industrial revolution have brought significant and drastic changes in modes of production. However, their far-reaching and multifaceted impacts have revolutionized all segment of life. हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मेडिसिन के सेक्टर से लेके एजुकेशन के और गवर्नमेंट से लेके फैक्ट्रीज तक सब कुछ उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हुआ है। तो फिर जाहिर है एक इंडिविजुअल की जिंदगी भी इम्पैक्ट होती है, इससे बहुत ज्यादा होती है। फिर ये सोरा जो हमारा एक गुड बाय नोट होता है, तो उसमें यही है कि विद रेफरेंस टू द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अ होलिस्टिक अप्रोच, तो ये रिकमेंडेशंस है। Holistic approach that involves collaboration, innovation, education, and policy making to ensure positive and inclusive impact on society and economy. That is required. Is required. Thank you. अच्छा, कोई अगर मैंने कुछ